आदाब नाज़रीन, मैं अयाज मुगल कांगड़ी.com पर आप लोगों का खैर मकदम है। आज हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, अक्सर और बेशतर सियासतदानों के मंशूरों में ये बातें हमें नुमाया तौर पर नज़र तो आती हैं, लेकिन जब ज़मीनी सतह पर इसका जायज़ा लेते हैं तो वो वादे, वो दावे जो है वो बिल्कुल खोखले नज़र आते हैं। ज़मीनी सतह पर वो तमाम सहूलियात जिसका वादा हमेशा से पार्लियामानी से लेकर असेंबली इलेक्शंस में जोर और शोर से दिया जाता है। ये लोगों से या यकीन दहानी करवाई जाती है कि आप लोगों के साथ इस बार हमें ज़रूर इंसाफ होगा। लेकिन जब हम 5 साल का वक़्त गुज़र जाता है, लेकिन गुज़रने के बाद इस तरह की कोई भी जो है वो हम देखते हैं कि वो पेशरफ्त नहीं होती है, कोई भी उस तरह के डेवलपमेंट ग्राउंड पर नहीं होती है। हम आज जिस इलाके की बात कर रहे हैं, वो इलाका ज़िला पुंछ में पाया जाता है। बफलियाज से करीब जो है वो गया 11 किलोमीटर की दूरी पर पीर पंजाल रीजन के जो है वो माउंटेन पाया जाता है। पीर पंजाल रेंज जो जम्मू को कश्मीर से एक दूसरे से अलग करती है, ये ज़्यादातर यहाँ पर जो है वो बर्फबारी रहती है। आम जो बाकी इलाकाजात से हैं उनसे ये मुनक़ता रहता है। ज़िंदगी जो है वो बिल्कुल अलग थलग है। राजौरी, पुंछ और दीगर इलाकाजात से जो है वो नोमैडिक यानी ट्राइबल लोग यानी गुज्जर और बकरवाल लोग अपने माल मवेशियों के साथ यहाँ पर गर्मियों के मौसम में पहुँचते हैं। लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर बिल्कुल मुकम्मल तौर पर रहती भी है। इनके बहुत सारे सवालात हैं, बहुत सारे शिकायत हैं, बहुत सारे इनकी अपील हैं। हम इन्हीं के कुछ 2 नुमाइंदे हैं, हम इनसे बात करेंगे जो सबसे पहले मैं दावत दूँगा ज़हूर अहमद कसाना। आपका ताल्लुक मढ़ा से है और आप जो है वो एक गुज्जर बकरवाल यूथ वेलफेयर शायद सोसाइटी के मेंबर भी हैं और स्टेट मेंबर हैं, स्टेट कोऑर्डिनेटर मेंबर भी हैं और उनके साथ हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ फ़ानी साहब जो भी कि जेके जीबीवाईडब्ल्यूसी के तहसील प्रेसिडेंट हैं शायद। आप दोनों का खैर मकदम है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत बहुत शुक्रिया सर। जी जी, बहुत शुक्रिया। हिल्का का तकरीबन 2004 के दौरान में ये बहुत नोटोरियस एरिया रहा है। बहुत ज़्यादा इसके बारे में चर्चा होती रही है, अखबारात में, नेशनल मीडिया में भी इसके ऊपर बात होती रही है। क्या माजरा था, क्या मसला था? थोड़ी सी देखो ये हम्म, देखो अयाज भाई, 2003 में जुलाई 2003 में ऑपरेशन हुआ था, स्वरूपनाश ऑपरेशन। तब मिलिटेंसी बहुत अरूज पर थी मड़ा हिलकाका में। और हम्म, आप इस इलाके से तो बखूबी वाकिफ ही होंगे। यहाँ पे पहाड़ी और मतलब बहुत जो है ये पहाड़ी इलाका है। यहाँ पे जब तक यहाँ के लोग साथ नहीं देते थे तो मिलिटेंसी का खत्म होना नामुमकिन था। तो हम्म, यहाँ के लोगों ने मिलिटेंट आर्मी वालों का साथ दिया, तो तभी जाके मिलिटेंसी यहाँ से खत्म हुई। तो उस टाइम में जब एक स्वरूपनाश ऑपरेशन हुआ था, तो उस स्वरूपनाश ऑपरेशन के टाइम में यहाँ से लोगों को बेघर कर दिया गया, हिल काका के लोगों को। हम्म, हिल काका के लोगों की आज भी आबादी 1000 प्लस है, और जिसमें से 400 प्लस के करीब करीब वोटर हैं। और उस टाइम उनको यहाँ से बेघर कर दिया गया। वो हम्म, यहाँ से बाहर चले गए, कोई मेंढर, कोई रजौरी, कोई इधर उधर। वो सारे नोमैड हैं, सारे गुज्जर हैं। वो अपने माल मवेशी लेके यहाँ से बाहर निकाल दिए गए, अपने घर छोड़ गए वो यहाँ से उस टाइम। तो हम्म, ऐसा हुआ कि जब वो वापस यहाँ तक पहुंचे, जब वापस वो अपने घरों तक पहुंचे, तब उनके घर जो थे वो उजड़ गए थे। तब हम्म, कुछ के घरों को जला दिया गया, कुछ के घर जो थे तो वो गिर गए वैसे ही। जब वो कई साल बाहर रहे, उसके बाद 2005-7 के बीच में जब मिलिटेंसी खत्म हुई, मिलिटेंसी खत्म होने के बाद वो वापस आए, तो वहां जी, पे घर जो उनके थे वो उजाड़ दिए गए। वहां पे घर जो थे वो कुछ गिर दिए गए, कुछ साड़ दिए गए, जी, ऐसे ही था। तो उसके बाद ऐसा हुआ कि आज की मैं बात करूं तो आज वहां जी, पे हिल काका के में रोड कनेक्टिविटी आज भी नहीं है। जी, 2011-12 में जो था जी, वो बुफलियाज टू हिलका का बाया मड़ा रोड का जो था वो इन्होंने मतलब
किया था कि रोड निकलेगी ये वो। उस टाइम गुलाम नबी आजाद साहब सीएम थे, शायद मैं छोटा था, मुझे इतना वो नहीं है, लेकिन उन्होंने उस टाइम 13 करोड़ जो रुपए का वो फंड रिलीज हुआ तो उस रोड के लिए, लेकिन वो सिर्फ कागजों में रहा। मुझे नहीं पता उसका क्या हुआ, लेकिन ग्राउंड लेवल पे आज वो 3-3.5 किलोमीटर मड़ा तक वो रोड पहुंची है, और मड़ा में 2 साल से यहाँ पे स्टॉप है, और यहाँ से उसका काम नहीं हो रहा है। अच्छा, आप कह रहे वहां हैं पे मतलब कि जी, रोड जो है वो बनी और उसके बाद मड़ा तक ही गई, उसके आगे उसका कोई काम जो है वो 2 साल से नहीं हुआ। मड़ा में वो स्टॉप है रोड, उसका काम शाम कुछ भी नहीं है। देखिए, पहले चलिए जो 2004 के दौरान में जो सड़क बन रही थी वो आर्मी उसको बना रही थी, लेकिन उसके बाद से बहुत सारी स्कीम्स आती हैं, पीएमजीएसवाई की स्कीम, उसके साथ हमारे पास आती है नबार्ड की स्कीम थी, पीडब्ल्यूडी की स्कीम्स हैं, और बहुत सारी ऐसी ऐसी स्टेट और सेंटर के प्लान में जो स्कीम्स थी, किसी भी प्लान में वहां तक कोई प्रोजेक्ट, कोई प्रपोजल नहीं रखा गया। देखो अयाज भाई, जिस आप रोड की बात कर रहे थे वो इसने निकाली थी, आर्मी वालों ने रोड निकाली थी, और आर्मी वालों की मड़ा में एक जगह पे जहाँ पे आर्मी वालों का कैंप है वहां तक वो रोड आई। सिर्फ हम्म, आर्मी वालों ने उस टाइम निकाल दी थी, क्योंकि वो यहाँ पे मिलिटेंसी बहुत अरूज पर थी, और उन्होंने पोस्टें हम्म, वोस्टें यहाँ पे रखी थी। उसके लिए उनको प्रॉब्लम थी, तो वो लाते थे, उन पे 4x4 गाड़ी थी उनके पास, तो वो रोड मतलब आर्मी वालों ने अपने हिसाब से निकाली हुई थी। तो वो यहाँ ही तक मड़ा तक है, और मड़ा से पीछे पैदल 4 घंटे का सफर है, और 4 घंटे लगते हैं यहाँ से हिल काका मतलब जाते हुए, और वहां से जब आते हैं कंधों पे उठाकर लोगों को लाते हैं यहाँ तक मड़ा में। और मड़ा की रोड का जो मड़ा से बुफलियाज इतनी बुरी कंडीशन है कि यहाँ पे 9 किलोमीटर का 100 रुपया किराया है, और फिर वो लोग यहाँ से जाते हैं। जब वो यहाँ तक आते हैं हिल काका से, फिर यहाँ से गाड़ी करते हैं, मड़ा से वो जाते हैं बुफलियाज, फिर बुफलियाज से जाते हैं सुरनकोट। और हर साल पिछले 2019 का है, 2019 में 18 डेथ हुई हैं ऐसी, जो जो रास्ते में लेके जाते मतलब जो प्रेग्नेंट लेडी थी, जो डिलीवरी केस थे, उनको लेके जाते हुए, बच्चे हैं छोटे, उनकी भी डेथ हो जाती है, और माँ बच्चे दोनों की डेथ हो जाती है। फिर कई बार अचानक ऐसा होता है कि कोई गिर जाता है, कोई अचानक इंसिडेंट होने की वजह से एक्सीडेंट होके मतलब किसी को चोट लगती है या ऐसा होता है, तो उसको जब तक सुरनकोट हॉस्पिटल तक पहुंचाते तो उसकी डेथ हो जाती है वहीं पे। हाँ जोर भाई, ये जो विजुअल्स हम अभी देख रहे थे स्क्रीन पर, ये कहाँ के हैं? ये मड़ा से जाते हुए एक आगे डोक आती है बनोटा, बनोटा से नीचे उतर के दुचंगा आता है, जो मेन ब्रिज है, यहाँ से ये क्रॉस होके जाते हैं। ये जो ब्रिज हम्म, है ये दुचंगा ब्रिज है, अच्छा। और इस ब्रिज से क्रॉस होके ये जाते हैं हिलका का। और 32 बार या 34 बार इनको मतलब आर पार करना पड़ता है दरिया वहां तक, हिलका का तक। यहाँ से ये फर्स्ट स्टेप है जहाँ से ये ब्रिज क्रॉस करते हैं। ब्रिज एक ही है, ये दो नाले दिख रहे हैं, एक उस साइड से और एक इस साइड से आ रहा है दरिया। जो इस साइड से जहाँ पे ब्रिज है यहाँ से ये क्रॉस होते हैं, और जो उस साइड से आ रहा है यहाँ से ये 32 बार जो है आर पार होके वहां पे हिल काका तक अपने गांव तक पहुंचते हैं। और यहाँ पे किसी एक जगह पे भी ब्रिज नहीं लगा हुआ। और 32 जब बारिश का मौसम होता है, देखो यार भाई, जब बारिश का मौसम होता है तो दरिया बहुत बड़े अरूज पे होता है, तो बिल्कुल, 32 बार आर पार करना पड़ता है। तो यहाँ पे बिल्कुल। मड़ा में स्कूल में बच्चे आते थे, उस टाइम मैं यहाँ पे पढ़ता था, मेरे हम्म, क्लासमेट थे कुछ, और कुछ मतलब उनको कितनी प्रॉब्लम होती होगी। 32 बार वो जिंदगी पे खेल के जाते हैं जब बारिश होती है। बिल्कुल। तो जब वो इतनी बार दरिया क्रॉस करते हैं, उनको कोई पता नहीं होता कि हम किस मतलब किस स्टेप से हम गिरेंगे और दरिया में बह जाएंगे। मारूफ भाई, क्या कोई सियासी वफद, लोगों का वफद, आवाम का वफद सियासी लीडर्स के पास नहीं गया? यास भाई, देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारी आवाज़ बने। इस मुद्दे पे हम काफ़ी टाइम से बात करना चाहते थे, लेकिन ना तो हमें कभी हालात ने मौका नहीं दिया, कभी कुछ। तो आपने जो ये वीडियो देखी है, इससे तो आप देखेंगे कि इसका जिम्मेदार सबसे पहले कौन है।
तो बिल्कुल। सबसे पहले मैं सर बेसिक पे थोड़ा जानना चाहता हूँ कि आप देखोगे कि अगर हिल काका का नाम ले तो आप सोचते होंगे कि कोई पंचायत है बहुत बड़ी, अगर उनकी पॉपुलेशन नियर अबाउट एक 1000 है तो एक पंचायत तो उनके पास होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती ये है कि सर उन लोगों की कोई अपनी सेपरेट पंचायत भी नहीं है। जो गांव मड़ोट है उसके एक पंचायत है लोअर राइट, जिस पंचायत में मैं रहता हूँ उसके साथ उनको जोड़ा गया है। और उसके बाद सर जब उन्होंने जो पिछला ये पंचायत इलेक्शन हुआ था, इस बार उन लोगों ने इलेक्शन बाइकआउट कर दिया था कि हमें अब अलग पंचायत दी जाए। वो उसके लिए मतलब मैं इस चीज का गवाह भी हूँ कि वो हमारे जितने पॉलिटिकल लीडर हैं, हमारे एक्स एमएलए साहब हैं और भी जितने हैं, तो सबके पास गए कि हमारी पंचायत का कोई हल करो, क्योंकि वहां से जो बीच में बहुत बड़ा जंगलात है, वहां से पैदल आने का कोई सोर्स ही नहीं है, वहां से उनको गाड़ियों पे आना पड़ता है। अगर वो भी जो ये मौसम है इसमें तो चलो पॉसिबल है, लेकिन सर्दियों में उनको आना बहुत मुश्किल होता है। अगर आज हर काम है जो वो सरपंच के हैंड ओवर किया गया, तो ये काम उनके लिए बहुत मुश्किल था। तो उन्होंने कहा कि हमें पंचायत का जो है वो हक दिया जाए, लेकिन नहीं, उनका इलेक्शन बाइकआउट करना इनको जरा भी मतलब टस पे मस नहीं हुई, इनको उस चीज का कोई फर्क नहीं पड़ा। उन लोगों ने जब इलेक्शन बाइकआउट किया तो हमारी पंचायत से, मेरी इसी पंचायत से सर 2 बंदे अपनी मर्जी से वहां के 2 पंच बन गए जाके। अब उन लोगों को ये पता भी नहीं कि हमारे पंच कौन है। अगर वो अपनी सबसे पहला हमारे पास जो स्टेप होता है थ्रू हिरार्की कि हम अपनी जो शिकायत है अपने पंच या सरपंच के पास रख सकते हैं, उनको अपने पंचेस का पता नहीं है। वो हमारी पंचायत से मड़ोट से बने हुए हैं, वो लोग हिल काका में रह रहे हैं। तो सर उन लोगों के साथ जो इतना बड़ा खिलवाड़ किया गया है, मैं तो इसका जिम्मेदार जितने भी लीडर्स हैं उन्हीं को मानता हूँ, क्योंकि उन लोगों को जब भी हमारे लीडर वहां पे गए या तो पिकनिक के लिए गए हैं, और फिर दूसरा इनका वहां पे जाने का मकसद ये था कि वहां जाके और इनको बसेरा करना था, उस जगह के अलावा वहां रहने का कोई सोर्स नहीं था। इन्होंने 3 4 4 दिन 5 दिन वहां पे स्टे किया, रहे, उन लोगों ने इनको खिलाया पिलाया, लेकिन उस दौरान उन्होंने सिर्फ मेहमान नवाजी की। फिर जब वो अपना कोई मुद्दा लेके आते हैं लीडरों के पास तो ये बोलते हैं जनाब हमने आपको कहीं देखा नहीं है, आप कहाँ से बिलोंग करते हैं। वो बोलते हैं जनाब आप हम हिल काका से हैं और आप हमारे पास गए थे, आपने हमारी हालत को देखी। जैसे जहूर भाई ने कहा कि ऐसा रियाज भाई आप देखें कि इस मुमकिन है कि इस दौर में 2021 में भी उस जगह पे रोड नहीं है जहाँ पे 1000 लोगों की बस्ती है। या 10th तक का, वहाँ 12th तक का नहीं है, कुछ नहीं है। हमारे एमएलए साहब, मैं उनको क्या नहीं है मतलब आपको बताना चाहता हूँ कि वो जब भी गए आगे उन्होंने कहीं भी कोई भी ऐसा प्रोग्राम वहां पे रखा जो बच्चों की करियर गाइडलाइन के लिए हो, या उनको ये बताया गया कि आप अपने बच्चों को इतने मतलब जेएनके से बाहर भेजें, इतनी सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है, स्कॉलरशिप है, कुछ है, इस मुद्दे पे बिल्कुल बात नहीं की है। हमारे लीडरों ने जब भी उनसे किसी मुद्दे पे बात की, अपने घास कटवाएं, अपने काम करवाएं, बस इसी तक उनका और उन हेल काके वालों का लोगों का रिश्ता रहा है। आप यकीन मानेंगे कि इतनी शर्मनाक बात है ये कि वहां से कितनी लेडीज, जो जहूर भाई ने बताई हैं 18 जो मौतें हुई हैं, उनमें से 10 ऐसी लेडी थी जो प्रेग्नेंट औरत, उनको उठा के लाते हुए रास्ते में उनकी मौतें हो जाती। तो हमारे घर में अगर किसी को सर दर्द हो जाए तो हमारी जान निकलने पे आ जाती है, तो उन पे क्या बीती मारो भाई की आवाज नहीं आ रही है, आवाज कट रही है। मारूफ भाई आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। मैं मारूफ भाई की आवाज थोड़ी सी कट रही है। मैं ज़हूर भाई आपसे ये पूछना चाहूंगा, जैसे अभी मारूफ ने उन्होंने भी ये बताया कि वफद जाता रहा सियासतदानों के पास, और सियासतदानों की इस वजह से लोगों ने इलेक्शंस को बाइकआउट भी किया। मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या ये इलेक्शन बाइकआउट करने का, जैसे इन्होंने भी फरमाया कि इलेक्शंस बाइकआउट करने से उनको कोई फायदा तो हुआ नहीं, उनको उनकी बात को किसी ने वैसे भी जो है वो सुना नहीं, और उसके बाद जो है उनको नजरअंदाज कर रही है, यानी कि सियासतदानों को इसका कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर ऐसा क्या हो कि सियासतदान आप लोगों की मजबूरी को समझे और आप लोगों को जो है या ऐसा तो कहीं नहीं है कि वो आप लोगों की यानी आवाम की नब्ज को जान चुके हैं, कहीं वो ये समझ चुके हैं कि हम चाहे कुछ भी कर लें, ये लोग हमारे ही दर पे आएंगे, कुछ भी हम कर लेंगे, ये हमें ही वोट देंगे, ये हमें ही अपना नुमाइंदा बना लेंगे, हम कुछ भी कर लें, हम इनके साथ अच्छा करें बुरा करें तो कहीं ना कहीं ये हमारा ही जो है हमारा ही साथ देंगे।
क्या ऐसा नहीं लगता आपको कि अवाम ने अब जो है वो लोगों की नब्ज को टटोल लिया, समझ लिया है, इसीलिए वो उस तरफ इतना तवज्जो नहीं मलहूज करते हैं अपनी? देखो अयाज भाई, ये चीज आपने बहुत कीमती पूछी है। जहां तक मैं जानता हूँ, इस कौम को हर लीडर ने आज तक 70 साल से सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया हुआ है। जी यहाँ पे मैं पूरे पीर पंजाल की बात करूं तो सिर्फ गुज्जर और पहाड़ी के नाम पे सियासत हुई। जी बिल्कुल। और आज भी, कल भी मैं इंटरव्यू देख रहा था रात को बहारी साहब का, तो उन मतलब पूरे का पूरा जो है वो आज भी इन्होंने डिवाइड करके रखा हुआ है कि गुज्जर और पहाड़ी को डिवाइड करके रखो। और गुज्जरों के बहुत सारे लीडर हैं, मतलब अगर ऐसे देखा जाए तो गुज्जरों के लीडर भी बहुत सारे हैं, लेकिन गुज्जरों के लीडरों ने गुज्जरों को एक वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल किया और आज भी कर रहे हैं। अगर हिल काका में वफद गया, 70 साल में कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं गया, तो वफद की बात है। मुझे भी याद है पिछले बार लॉकडाउन था तो इधर उधर तो बंदा कहीं जा नहीं पा रहा था उस टाइम। तो एक हमारे बीडीसी भी थे शायद, बीडीसी चेयरमैन सुरनकोट ए से, तो एक्स एमएलए साहब भी वगैरह, ये इनका एक 40-50 बंदों का टूर हुआ और ये वहां तक गए। लेकिन देखो, मैं मानता हूँ अगर गए वहां तक, हमने जब ये इश्यू रेज किया तो हम बहुत सारे सोशल मीडिया पे भी हमें ये चीजें सुनने को मिली कि नहीं जी, लीडरों की वहां पे मतलब रही है, वहां पे उनका इंटरेस्ट कि ये डेवलपमेंट हो। लेकिन मैं मानता हूँ, मेरा ये सवाल है कि अगर लीडरों, हमारी लीडरशिप का इंटरेस्ट ये रहा है कि वहां पे डेवलपमेंट हो, वहां पे अगर कोई वफद गया है पॉलिटिकल लीडरों का, तो उन्होंने वापस आके किया क्या? हॉस्पिटल वहां पे नहीं है। देखिए, सवाल तो यही है ना। किसी भी लीडर के पास आप चले जाइए, किसी भी एमएलए के पास आप चले जाइए, उनका तो वो तो यकीन दहानी आपको तो करवाएंगे। वो आपको भरोसा भी करवाएंगे, वो आपको पूरे दावे और वादे भी करेंगे कि हम जो है आपकी तमाम मुश्किलात को जो है वो उनका इजाला करेंगे। लेकिन सवाल ये नहीं है, क्योंकि पिछले 70 साल से हम देखते आ रहे हैं कि कितने भी लीडर्स हैं, हर जगह से दावे और वादों का सिलसिला चलता आ रहा है। लेकिन जब ग्राउंड पे हम देखते हैं, ग्राउंड पे कोई लीडर, मैं तो करीबन सुरनकोट से मैं खुद भी ताल्लुक रखता हूं। मैं तो पूरे चैलेंज के साथ कह सकता हूं कि मैं सुरनकोट के जितने भी पार्टीज के लीडर्स हैं, मैं चाहूंगा कि वो एक बार आमने सामने मेरे सामने आए। मैं उनसे कुछ सवालात करना चाहूंगा। मैं देखना चाहूंगा कि उनके जवाबात में वो कितनी सच्चाई है, और लोग जो हैं वो सच्चाई के साथ कितना अपने आप को उनको जो है वो सही मानते हैं। सवाल कितने वादे करते हैं ये नहीं है, कितने दावे करते हैं ये नहीं है, सवाल यही है कि ग्राउंड पे क्या है। आप ग्राउंड पे मुझे क्या बताइए, किया? ग्राउंड पे क्या है? क्या स्कूल अच्छा है? मैं या हिल या काका या की बात करूं। हाँ, या तो ये कह दीजिएगा कि हिल काका के लोगों को पढ़ाई की कोई जरूरत नहीं, या तो यूं कह दिया जाए कि हिल काका के लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज की कोई जरूरत नहीं, वहां के लोगों को अच्छी जिंदगी की कोई जरूरत नहीं, अच्छी सड़क की जरूरत नहीं है, और अच्छी जिंदगी गुजारने का कोई हक नहीं है। तो बिल्कुल उनको बिल्कुल मुनकता करके उनको अलग थलग रहने दे देना चाहिए। फिर उनसे वोट की तवक्को नहीं रखनी चाहिए। अजाज भाई, मैं कसम करके कहता हूँ ना, अगर बंदा उन आंखों से देखे ना तो रोना आ जाए कि वो जी अगर कोई बीमार हो जाता है तो उसको अपने कंधों पे उठाते हैं, 4 घंटे सफर करके वो गाड़ी तक मड़ा पहुंचते हैं, और मड़ा रोड की इतनी बुरी कंडीशन है कि मुझे लगता है कि ऐसी रोड कहीं भी नहीं होगी। जहाँ पे 9 किलोमीटर का 100 रुपया मड़ा से आगे वो किराया देते हैं, वहां तक जाते हैं। स्कूल की आपने बात की, स्कूल हिल काका की इतनी बुरी कंडीशन है कि हिल काका में एक स्कूल है मिडिल क्लास तक, और वहां पे जो है बिल्डिंग की इतनी बुरी कंडीशन है कि छत की चादरें उड़ चुकी हैं। आर्मी ने पिछली बार एक कमरा बनाया था, उस कमरे में उन्होंने ऑफिस वगैरह कुछ रखा हुआ है ऐसा, तो मैं वो जो उनके डॉक्यूमेंट वगैरह होंगे ऑफिस यूज के लिए एक कमरा है वहां पे। और बच्चे जो हैं वहां पे ग्राउंड में बाहर, मतलब ऐसे ही मैदान में बैठते हैं, और छत जो है सिर्फ आसमान की होती है वहां पे। और वहां पे टीचरों को पहुंचने में, सफर करके वहां पे पहुंचने में उनको कितना टाइम लगता होगा? क्या वो वहां पे जाके कंटिन्यू पढ़ा पाते हैं? उनका रहने का वहां पे कोई सोर्स नहीं है, कोई रूम वहां पे नहीं मिलते हैं।
टीचर वहां पे नहीं रह सकता कंटिन्यू, किस मतलब वहां पे कोई रहने का है ही नहीं, उनका सोर्स ही नहीं है वहां पे कि वो वहां पे रह के वहां पे पढ़ाएंगे। जो सीजनल स्कूल हॉस्पिटल, होते हैं उनका क्या हाल है? सीजनल स्कूल रिकॉर्ड में होंगे, लेकिन सीजनल स्कूल आज तक हिलकाका में या इस साइड पे कहीं पे सीजनल स्कूल के नाम तक नहीं है। ठीक। अच्छा मारूफ सीजनल भाई आप, मारूफ भाई आपकी बात खैर पहले मुनक़ता हो गई थी, आप अपनी बात को जो है वो आगे रख सकते हैं। यस सर, वो यास भाई आप हैरान होंगे एक चीज और देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हिलकाका मढ़ोट जो गांव है उसका एक हिस्सा है। तो फिर आप ये सोचें कि जो हमारे बीडीसी के चेयरमैन है वो भी मढ़ोट से बिलोंग करते हैं, जो हाजी नजीर साहब हैं। तो आप यकीन माने कि जी आप उनका जो टेन्योर है उसमें एक बार उठा के देखें कि एक बार उन्होंने कभी कहा कि हमें जो हिल काका है वो हराया है या उन लोगों को कुछ उनकी जरूरियात हैं, एक बार भी अगर अपने मुंह से उन्होंने कहा, उस वो एक ऐसी शख्सी, मतलब मैं यहाँ पे कुछ गलत नहीं कहना चाहता, लेकिन उनको हमने एक जो एसटी का एक स्कूल आया था और वो एक ऐसी जगह पे आया था कि जहाँ पे ट्राइबल की पॉपुलेशन ज्यादा हो, वहां पे बना था जो अकालिया स्कूल जिसको कहा था। तो वो हमारे मड़ोड़ में बनने जा रहा था और हमने उस बंदे को कॉल की और उनका जो जवाब था वो ये आया था, मैंने खुद कॉल करी और वो बोलने लगे कि आप क्या करोगे स्कूल को, आपके पास तो लुठोंग स्कूल है, मड़ोड़ का स्कूल है, हाड़ी स्कूल है, इतने स्कूल को क्या करोगे आप। ये उनके अल्फाज थे, जो बीडीसी के चेयरमैन हमारे बने हुए हैं। तो वो इलाके के बारे में क्या सोचेंगे सर, जहाँ से आप खुद सोचोगे अगर आपका बच्चा 4 घंटे पैदल चल के स्कूल जाए और 4 आने में उसको लगे, आप कहाँ भेजेंगे अपने बच्चे को। 8th के बाद 9th स्टैंडर्ड का बच्चा किस एज का होता है, 10 या 12 साल का। तो इन लोगों को हमने ये मुद्दा भी रखा कि आप वहाँ 9th और 10th की जो क्लासेस हैं, चलो बफलिया से ही उनको रखो और वहां से उनको बोलो 9th 10th की क्लासेस वहां पे होनी चाहिए। लेकिन जनाब आप यकीन मानेंगे कि इनको एजुकेशन से इतनी नफरत है कि पता नहीं, या तो इनकी उन लोगों से कोई बड़ी दुश्मनी है या इनको हम नहीं जानते कि क्या बात है। जब भी हम इस मुद्दे पे बात करते हैं ये कहीं ना कहीं टाल मटोल कर देते हैं। तो फिर उसके बाद जब एमएलए साहब से इस मुद्दे पे काफी बात हुई, स्कूल के बारे में बात हुई, तो मैंने तो मुझे गालियां मिली, आप यकीन नहीं करोगे, मुझे लाइव गालियां इसके लिए, आप बाबा क्यों बोल रहे हो, हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो फिर मैं साहब कि स्कूल क्या है। आज जब भी आप बोलोगे तो गालियां तो ये मिलनी है, ये तो हकीकत की बात है, क्योंकि किसी को तकलीफ होगी तो वो आपको जो है वो फूल तो बरसाएगा नहीं आप। आपकी आवाज तो, तो सर आप मारूफ की परसों की आवाज हमारी कट पोस्ट रही है। देखें जो जोर भाई ने वीडियो अपलोड करी और उनके बाद मैंने की वो जी वीडियो, उसमें कुछ गलत नहीं लिखा, मैंने कहा कि हकीकत भी है कि जब इलेक्शन का टाइम आता है उस वक्त हमें डिवाइड किया जाता है कि गुज्जर पहाड़ी, गुजरों को कहा जाए आप खतरे में, पहाड़ी उनको बोलते हैं आप खतरे में हैं। आप सबका बयान सुने तो लेकिन उन्होंने तो मतलब पूरा जहर उगला है। मुझे डर लग रहा है उनको जान के कि इस बात का बिल्कुल उनका जो पूरा वो था डिबेट में देखा वो गुजरवाड़ी पे रात हुआ, तो ऐसा उनको नहीं था बोलना चाहिए। तो आप इस चीज को, मतलब मैं सबको ये कहना चाहता हूँ कि ये चीज हमें से खत्म किया। हम गुजर पहाड़ी के हैं सर, हमारा उठना बैठना खाना पीना बिल्कुल सेम है, हमारे आपस में इवन के आप हमारी बच्चियां जो नॉन एसटी है उनमें शादी हुई है, उनकी बच्चियां जो में हमें कोई डिफरेंस नहीं लगता। लेकिन ये लोग जब इलेक्शन आते हैं उस वक्त आके हमें एक बड़ा डिवीजन कर देते हैं उनके। उस वक्त तो आपको पता है गाँव के लोग हैं, भी होती है, सिर्फ ये तो पता है कि लोगों को थोड़ी सी आग ये तो इमोशनल हो जाए। तो ये हाँ इन लोगों का बिल्कुल, एक पहले से ये ही सेटअप एक होता है तरह, कि ये एक तरह का हाँ जोर भाई, एक तरह का इमोशनल कार्ड खेला जाता है कि आप उनको गुज्जर और पहाड़ी इमोशनल के नाम ब्लैकमेल पे की जो है तरह। जो है वो तोड़ा जाए और उसके बाद जो है अपने सियासी रोटियां जो है वो खेली खेली जाए। हिल काका को अगर हम देखते हैं, सड़क पानी बिजली जैसे जैसे आपने कहा कि कोई सहूलियात वहाँ पे मौजूद नहीं है, वहाँ पे सड़क जैसी मौजूद नहीं है, वहाँ पर किसी को कोई भी जो है वो जिंदगी का वो तमाम चीजें, इवन नेटवर्क भी वहाँ पे मौजूद नहीं है। हमने तो ये हम प्रोग्राम नेटवर्क हमने नहीं है लाइव जो वहां है पे, वो लाइव हमने हिल यार काका भाई से ही वहां पे करना था। नेटवर्क नहीं है। वहां से वो लोग, अगर वहां पे किसी की डेथ हो जाती है या अचानक कई इंसिडेंट ऐसे होते हैं कि किसी को इन्फॉर्म करना पड़ता है। सर्दियों के मौसम में 6 महीने आप जानते हो कि यहाँ पे पीर पंजाल में बर्फ बहुत ज्यादा रहती है, और हिल काका बिल्कुल पहाड़ी के दामन में है और वहां पे बर्फ तो बिल्कुल बहुत ज्यादा है। और वो उस मतलब अगर उस सीजन में किसी की डेथ हो जाती है, कोई बंदा बीमार हो जाता है, या किसी बंदे को कॉल करके कोई इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है, क्योंकि वहां पे नजदीक कोई इलाका भी नहीं है, कोई गांव नहीं है, कोई कुछ नहीं। जोग्राफियाई लिहाज से आप देखोगे तो हिल काका कहाँ यस है और मढ़ोट कहाँ है। मढ़ोट को उठा के हिल काका को मढ़ोट के साथ
लटका दिया क्या? वहां पे किसी को डोमिसाइल या किसी चीज पे साइन नीचे करने की पेंच सिरपेंच से जरूरत पड़ती है, तो वो वहां से पहले मड़ा आता है, फिर मड़ा से सुरनकोट जाता है, फिर सुरनकोट से वापस मढ़ोट जाता है और वहां से जाके साइन नीचे कराता है। अगर किसी को कॉल करने की जरूरत पड़ती है और वो वहां से मड़ा आता है और मड़ा से कॉल करता है, 4 घंटे का सफर है। वहां पे मतलब बर्फ के गोले पड़ते हैं, जितनी बर्फ मतलब वो गिरती है। अब जो बंदा वहां घर से आएगा तो बाकी घर वालों को, अगर कोई कॉल करने के लिए आएगा, बाकी घर वालों को ये रहेगा कि अब ये भी वापस आए या नहीं आए, उनको आज भी ये पता नहीं है कि वापस आएगा या नहीं आएगा। ये बिल्कुल। वो आप दरिया में बता भी रहे गिर थे, सकता है। आप बता रहे थे कि 20 लोगों की, करीबन 20 लोगों की जो है वो रास्ते में ही कहीं डेथ हो गई, मौत हो गई। मैंने तो 2019 का बताया है, मेरे पास डाटा है, कुछ जी आंकड़े ऐसे 2016, 17, 18 के, जिसमें 7, 8 के से क्रॉस हर साल जो है, वो भी सिर्फ मतलब इसके सीजन में, गर्मियों के सीजन में जिनकी डेथ होती है। जी। अच्छा, आपका वफद कोई डीसी साहब के पास, डीसी पुंछ या सीएमओ के पास हेल्थ सेंटर के हवाले से, और सीईओ पुंछ वहाँ के स्कूलों के हवाले से कोई गया? सर डीसी साहब तो के पास तो कई बार गए, सीओ साहब के कई बार पास के। हम्म, और हिल काका का इश्यू, आप जैसे आपने बोला कि ये नेशनल मीडिया तक उठाया गया, हम्म, और हर बार ये इस पे मतलब जहां तक 3, 4, 5 साल से मैं देख रहा हूँ, और मैंने खुद इसको मतलब जहां तक लीड किया हिल काका को लेकर के, और ये बहुत बड़े लेवल पे इश्यू उठता था। लेकिन कुछ दिन के लिए जब इलेक्शन होता है, तो इलेक्शन टाइम में हम्म, ये बहुत बहुत हाईलाइट होता है। तो जो ही वोटिंग हो जाती है और उसके बाद कहीं हिल काका का नाम किसी के मतलब कान तक जो नहीं रेंगती है कि हिल काका क्या हम्म, है और वहां पे क्या, मतलब वही कुछ आवाज उठती है जब वोटिंग होती है यार, जब कोई बंदा जाता है। पिछली बार जब इलेक्शन बाइकाट हुआ था, तो हमने मड़ा का भी सरपंची का इलेक्शन बाइकाट किया था। हमने एक ऑर्गेनाइजेशन उसी टाइम लॉन्च की गाँव मड़ा से, और हमने इलेक्शन बाइकाट किया। और उसके बाद हमने मड़ा हिलकाका को लेकर के डीसी साहब के पास गए, सीओ साहब के पास गए, एक्शन पीडीडी के पास गए, और मुझे याद है आज भी कि पीडीडी के एक्शन शायद AEE वहां तक गए थे। मड़ा लास्ट जहां तक हिलका मतलब जहां तक डोग शुरू होती है, वहां तक गए थे, हम्म, वहां तक लाइट वगैरह सब कुछ देख के आए। और हम्म, इलेक्शन से पहले की ये बात हुई, उन्होंने हमें रिटर्न में दिया, हमने ऐसे भी उन्होंने हमने बातों से उन्हें सेटिस्फाइड किया। उन्होंने बोला कि इलेक्शन होने दो, ये होगा वो होगा। डीसी साहब ने भी मतलब पूरा किया कि आप इलेक्शन होने दो, तो उसके बाद हम हम्म, कर लेंगे। तो फिर हमने बोला ठीक है, हम्म, आप इलेक्शन कराओ। और एसडीएम साहब यहाँ हमारे घर पे आए, यहाँ पे मड़ा हाई स्कूल को उन्होंने आके देखा, हिलकाका की रोड जहां तक निकलती थी, अब वो मुझे याद आ गया अभी कि जहां तक निकली हुई थी जब हमने इलेक्शन बाइकआउट किया, जहां तक उस टाइम रोड जिस पॉइंट पे, जिस मुझे आज भी वो जगह यहाँ से दिख रही है जहां पे वो गए थे, एसडीएम साहब खड़े थे, वहीं तक रोड उस टाइम पे थी। पंचायती इलेक्शन आपको पता है कब हुए थे, और उसके बाद 2, 2.5 साल हो गए लगभग, तो आज भी वो रोड वहां ही है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। अच्छा। अ, उसके बाद सीएमओ वगैरह के पास आपका जाना हुआ, पुंछ बिल्कुल शेम्बो किसी भी? साहब के पास भी गए, और हिल काका के सेंटर को लेकर के हमने बहुत ज्यादा, और उसके बाद जो हिल काका वहां से आते हैं, सबसे बड़ा मसला था। फिर हम्म, हमने इनको बोला कि भाई अगर आप इतना अर्जेंट नहीं दे सकते हो हेल्थ सेंटर, एक डिस्पेंसरी कुछ टाइम पहले हिल काका के नाम की यहाँ पे मड़ा में रखी हुई थी, और बाद में वो यहाँ से भी गायब होगी, मुझे नहीं पता वो आजकल कहाँ है, लेकिन वो यहाँ पे थी और यहाँ से भी वो गायब कर गए। हिल काका के नाम की डिस्पेंसरी थी यहाँ पे। अच्छा, फिर हमने इनको अच्छा, बोला कि अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते तो एक यहाँ पे एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर मढ़ा एक पंचायत में हम्म, है, वहां पे डॉक्टर शॉक्टर तो कुछ होते नहीं है। तो हमने इनको हम्म, बोला कि अगर आप ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो तो हमें एक एम्बुलेंस दो, जो हम मड़ा तक रखें। अगर कोई हिलका से बंदा आएगा या मड़ा दूर दूर इलाकों से कोई बंदा उठा के लाएंगे, तो हमें एम्बुलेंस वहां पे हो कि के जरिए हम हॉस्पिटल तक पहुंच सकें हम्म, अर्जेंट। तो कम से कम जो है कुछ ना कुछ 2% जो है हमारे, कोई ना कोई तो एक दो बंदा जो है, कोई लेडीज है, कोई बच्चा तो बच पाएगा मरने से, टाइम पे हॉस्पिटल पहुंचेगा। तो इन्होंने बहुत वादे किए, इन्होंने बोला हम ये करेंगे, सीएमओ साहब ने भी, बीएमओ साहब ने भी, और उस पे तो एक्स एमएलए साहब की इन्होंने बात की, तो उन्होंने भी बहुत सारा किया, हम ये है वो करें, ये आज करेंगे कल करेंगे। लेकिन उस वो खोखले एम्बुलेंस के लिए वादे। हमने बहुत लड़ाई लड़ी, लेकिन आज तक एम्बुलेंस नहीं मिली हमें। अच्छा, मारूफ भाई, आप मुझे बताएं कि वहां पे राशन का क्या सिस्टम है, कैसे पहुंचता है? और जो सरकारी जो है डिपो होते हैं, उनका यस। क्या हाल?
सर जैसे आपने पहला सवाल किया कि राशन कैसे पहुंचता है, आप एक वहां पे वफलियात के जो हमारे गुज्जर बकवाल यूथ वेलफेयर कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट है गुलाम मुर्तजा कोहली, उन्होंने एक वीडियो अपलोड किया और मैंने उससे पहले भी एक बार बात करी आपसे कि एक बंदा जो जिसकी एक टांग भी नहीं है, तो आप वीडियो देखोगे सच में कलेजा बंदे का फट के बाहर आ जाता है। और उसने कहा कि हम 60 किलो का 1000 रुपया देते हैं मड़ा से हिल काके का। एक अपाइज बंदा अगर 60 किलो वजन है, 60 किलो अगर बंदे 10 बंदे खाने वाले हैं तो कितने दिन चलेगा? ज्यादा से 15 दिन रहेगा, उससे ज्यादा तो नहीं। और वो 1000 घोड़े वाले को देगा एक दिन का। तो फिर जो वहां के बीपीएल का सर सिस्टम है तो वो बहुत कम है, क्योंकि ज्यादातर जो वहां के लोग हैं वो एपीएल उनको मिले, बीपीएल नहीं मिली है। वहां कितने सर्वे हुए हैं सर, पता नहीं वो सर्वे करके जाते कहाँ, वो करप्शन कहाँ पे होती है, डीलरों के पास होती है या टीएसओ के पास होती है, कहाँ पे होते हैं वो हम नहीं जानते। लेकिन सर्वे कई बार हुए हैं सर, हर 6 महीने के बाद मैंने सुना है वहां पे सर्वे होता है कि अब आपकी बीपीएल में नाम आ जाए। इतने गरीब लोग हैं जो मतलब बीपीएल से जो लोअर कास्ट एक तबका होता है, अंत्योदय जिसको कहते हैं, उसको बिलोंग करते हैं, लेकिन उनको बीपीएल तक भी नहीं मिल रही है। बीपीएल भी और नहीं मिल वहाँ रही है। कुछ मतलब गिने चुने लोग हैं जिनको बीपीएल से वो बिलोंग करते हैं। अच्छा, जो लोगों के घर हैं वो कच्चे मकान होंगे वहां पे? बिल्कुल सर, कच्चे हाँ। मकान है। और जैसे जहूर भाई ने पीएम बताया कि पहले एक बार उनके घर जला दिए गए, फिर जैसे जैसे आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ती है, घर थोड़े थोड़े ऊपर जाते रहते हैं, फिर कभी जंगलात वाले आते हैं, उनको घर अगर वो टीन वहां पे लेके जाते हैं तो वो उखाड़ के फेंक देते हैं, कभी उनके घरों को जला दिया जाता है। मतलब हर दौर में हर लीडर के टाइम में उनके साथ नाइंसाफियां हुई है, और अच्छा, किसी लीडर की एक बार भी आवाज नहीं उठी कि इनके साथ ऐसा क्यों हो रहा पीएमएवाई या आईएवाई, है। जिसे हम पहले था यस। उसको अब नाम तब्दील कर दिया है पीएमएवाई, उसकी स्कीम के अंदर कितने घरों को कितने घर वहां पे बने हैं? सर उसके लिए एक देखो चीज आप देखना जरूरी है कि उसके लिए 2 रूम बनाने, मतलब कम से कम 2 रूम होने चाहिए, और वो लेंटर वाले होने चाहिए, या उसके ऊपर टीन होनी चाहिए। आपको हमने बताया कि सर के वहां पे रोड से 4 घंटे लगते हैं एक तरफ से। अगर वहां पे आप सीमेंट ले ले, सरिया वहां पे पॉसिबल नहीं है लेके जाना सर, वहां पे बजरी बिल्कुल। लेके जाना पॉसिबल नहीं है। वहां पे कैसे एक बंदा 4 घंटे एक ज्यादा टीन की लेके जाएगा? एक दिन में उसका 1 या 2 फेरे लगेंगे, आप बताओ कि उसका एक बंदे का मकान कितने साल में तैयार होगा जाके? वो चीज उन लोगों के लिए बात नहीं है। अच्छा जोर सर भाई, मेरी बिजली पंचायत के बिजली वो का क्या? मुझे सबसे बेहतर पता है कि उनके साथ किस तरीके की नाइंसाफियां हो रही हैं। उनके पास निर्गा का पूरा जो वो फंड है वो उनके पास नहीं पहुंच रहा। उसके बाद 14 या निर्गा। 15 एफसी का पैसा होता है पंचायत में, और वो उनके पास नहीं पहुंच रहा सर। उनको इस चीज की नॉलेज नहीं है उन लोगों को, वो पैसा कहाँ डिवाइड होता है ना, तो वो बेचारे सवाल कर सकते हैं। क्या करें कि उन्होंने इलेक्शन बाइकाट किया कि हमें पंचायत दो फिर हम अपना हक मांगे, लेकिन उनका हक कहीं दूसरी जगह जा, मतलब अब हम खुद खा रहे हैं, मैं उसी का एक हिस्सा हूँ, तो मैं खुद अपने आप को अच्छा, जुर्मदार कह रहा हूँ, लेकिन नहीं। जहूर भाई, आपका बिजली का क्या हाल है वहां पे? मतलब वहां कहाँ तक पहुंची है और कितनी आगे जो है जा सकती थी? अयाज भाई, बिजली बिल्कुल टोटल उस इलाके ने आज तक कहीं देखी नहीं। मड़ा से तो बिजली है, मड़ा में देखो सारी चीजें आगे मड़ा में ड्रॉप हो जाती है, मड़ा से आगे तो कोई चीज जाती नहीं है। और मड़ा की यहाँ की कंडीशन ये है कि यहाँ पे अगर तार लटकी हुई है लकड़ी के पोलों पे और बहुत सारे दरख्तों पे लटकी हुई है तार, तो वहां पे कहाँ पहुंचेगी? वहां पे बिजली नाम की कोई चीज ही नहीं है। आपने पीएमएवाई को पूछा तो मैं आपको जहां तक मुझे नॉलेज है मैं बताऊं, मेरी रात भी किसी से बात हुई तो जी। वहां पे एमजी नरेगा की स्कीम का आज तक 1 रुपए का काम हिलका में नहीं दिया गया। अगर बहुत वहां कम। पे वो लोग लेके यहाँ से सीमेंट लेके जाएंगे, वो जो 550 रुपये सीमेंट लाएंगे सूरनकोट से, 750 800 रुपये के करीब में वो पहुंचेगी कहाँ पे के जी। मड़ा में। और मड़ा में से 1000 रुपया वो देंगे, वो लेके जाएंगे कहाँ पे के हिल का वो 1800 2000 तक एक सीमेंट का बैग पड़ता है उनको। फिर देखिए आपके वो लोग किस कंडीशन में होंगे। कम से कम एमजी नरेगा का वहां पे कच्चे डंगे तो दे सकते हैं। रास्ता इतना मुश्किल है जहां से वो निकल के जाते। मैंने आपको बताया कि एक रास्ता जिस रास्ते वो जो जनवन रास्ता है उनका, वो रास्ता उनका 32 या इतने बार टर्न करके वो दरिया क्रॉस करते हैं। कम से कम अगर निरगा का काम वहां पे दिया जाता तो वो दरिया से साइड से एक रास्ता तो आपने बना सकते थे ना वहां पे, लेकिन बिल्कुल। कच्चा रास्ता डंगा रास्ता आज तक निरगा का उनको नहीं मिला है। जो वहां पे आता, जब वो पंचायती मढ़ोट की है उन्होंने इलेक्शन बाइकाट किया तो मढ़ोट वालों ने वहां पे बैठ के आराम से पॉलिटिकली सेटअप होता है तो उन्होंने अपना पेंच और सिरपेंच बना लिए वहां पे हिलका का। उनको क्या असर पड़ता है हिलका का? मैं एक अब बात वहां से सर ये हम्म, ये मढ़ोर एक से बड़ा कुछ बड़ा बचेगा तो हिलका का पास जाएगा ना। ये एक बड़ा अजीब सा मामला है कि
मरोड़ को जो है हिल काका को मरोड़ के साथ जो है जोड़ा जाता है। अगर ज्यादा से ज्यादा जोड़ना ही था तो उसको मड़ा के साथ जोड़ा जाता, तो शायद कहीं ना हाँ कहीं आसिफ कुछ अच्छा, कुछ ना कुछ इंसाफ मतलब था। बिल्कुल रियलिटी ये है कि कम से कम वो पंचायत जो है हिलका का पंचायत अलग कर देनी चाहिए थी इनको। आज भी हम्म यही डिमांड है कि कम से कम अगर पंचायत ये अलग कर दे हिलकाका की, हिलकाका का सिरपंच अपना बनता, हिलकाका के पंच अपने बनते, कम से कम उनका जो अपना है सीडी फंड वगैरह जो भी आता है, ये कम से कम निरगा का उनको पैसा कम से कम मिलता था, कम से कम वो रास्ते अपने बना सकते थे, मतलब कुछ काम तो होता। अगर हम्म वहां हम्म। पे फिर भी अगर आप कुछ नहीं कर सकते थे तो उसको कम से कम मड़ा के साथ अटैच कर दिए जाते, वो आके मड़ा से कहीं सिग्नेचर तो करा के लेके जा सकते थे, वरना मड़ा का भी उनको कोई फायदा नहीं है हिलकाका के लोगों का। अच्छा, आप मुझे बताएं, क्योंकि आप असेंबली इलेक्शन तो हुए नहीं हैं और अभी हाल में डीडीसी के इलेक्शंस होते हैं, ठीक बिल्कुल। है? इस दौरान में लीडर्स के क्या वादे रहे, क्या दावे रहे, और वो दावे कहाँ तक सही रहे? सर देखो जहां तक आपने तो बोले जुल्फिकार भाई, जरूर भाई। जी। जो हिलकाका के आज भी वही वादे रहे, जबकि ये इलेक्शन थोड़ा मैं तो इससे थोड़ा इस कॉन्स्टिट्यूंसी से बाहर हूँ, लेकिन मुझे लगता था कि ये कहीं मतलब वो बहुत बड़ा थोड़ा टफ इलेक्शन है, और वहां पे लीडर भी अच्छे खासे हैं। और जो डीडीसी के हम्म मेंबर है वहां पे रियलिटी ये है कि वहाँ हर आज सुरनकोट के अंदर हर यूथ को, हर लोग को, हर गरीब आवाम को ये लगता था कि शाहनवाज चौधरी एक ऐसे लीडर हैं, यंग नेता है, वो स्टूडेंट पॉलिटिशियन से आज तक यहाँ पे आए हुए हैं, वो एक्टिविस्ट में रहे हैं, और वो एक दूर दराज गांव से आते हैं, कम से कम वो लोगों के दर्द समझेंगे। और आज भी लोगों हम्म की ये तवक्कात उनसे हैं। अगर आज वो कुछ करना चाहते हैं तो मैं भी आपके माध्यम से उनसे ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका हम्म एक पीछे एक था कोई, मैंने एक उनका वो इंटरव्यू सुना था कि उन्होंने ये चीज साफ वाजिया की थी कि देखो पॉलिटिकली और एडमिनिस्ट्रेशन का और पॉलिटिकल लीडरों का एक सेटअप होता है। ये हम हम्म कभी नहीं बोल सकते कि एडमिनिस्ट्रेशन ने काम नहीं किया। अगर लीडर कराना चाहता हो तो एडमिनिस्ट्रेशन 101% काम बिल्कुल करती है, कैसे नहीं करती। ये बिल्कुल। उनका मतलब अकॉर्डिंग टू उनके के पॉलिटिकली जो है सेटअप होता है एडमिनिस्ट्रेशन के। तो अगर वो हम्म कम से कम कुछ ना कुछ अगर वो वहां पे कर कराएं तो वो करा सकते हैं। आज भी कहीं ना कहीं उम्मीद अगर जागती है तो उन पे रिक्वेस्ट भी है कि आपके माध्यम से कि आज अगर वही उस पे कुछ ध्यान लें तो वो कर सकते हैं, लेकिन सिर्फ वादे ही अगर जैसे पहले भी वादे थे हम्म। आज भी वही रहेंगे तो फिर शायद लेकिन आने वाली लेकिन अब इलेक्शन। होना है, देखिए हम देखिए ऐसा है कि क्योंकि पिछले 60-70 साल से हम देखते हैं हर इलाके की बात कहानी कुछ इसी तरह की है, कुछ थोड़ी सी कहीं कम डेवलपमेंट हुई है तो कहीं बहुत कम डेवलपमेंट हुई है, और जैसे हिल काका बहुत की बात करें तो बिल्कुल ना के बराबर की डेवलपमेंट हुई है वहां पे। है, 0% लेकिन भी नहीं हुई ही नहीं है। हाँ, कहानी करीबन करीबन ऐसी ही है कि किसी इलाके में किसी तरह ना हर लीडर ने जाके वादे और दावे किए हैं, और उसके बाद जो है वो 5 साल तक उनका जो है वो उनकी हाफजा जो है वो कमजोर हो जाता है, और फिर ये इलेक्शंस के फौरन पहले उनके हाफजे बिल्कुल एकदम से ताज़ा हो जाते हैं, और उनके तमाम जो है वो मुश्किलातें जो उनको लोगों की हैं वो सामने आने शुरू हो जाती हैं, फिर वो उसके ऊपर फिर से एक दफा तरोताज़ा होकर के वादे करना शुरू हो जाते हैं। ये तो कहानी हर इलाके की है, हर इलाके में ये चीज होती है। लेकिन अब एक सवाल ये पैदा होता है, लोग, अवाम जो है वो अपने लीडर को चुनने से पहले और चुनने के बाद उनको अकाउंटेबल क्यों नहीं बनाती है? क्योंकि पहले इलेक्शन से पहले एक लीडर आएगा, उसने वादे किए, और उसके बाद जब वो वादे पूरे नहीं होते तो अवाम जो है वो उसे कटहरे में क्यों नहीं खड़ा करते? क्यों से जो है वो सवाल क्यों ना किया जाए? और फिर जब अगले इलेक्शन आए तो उनको बाहर का रास्ता क्यों ना दिखाया जाए, चाहे वो किसी भी तबके से रखने वाले लीडर हों, क्योंकि ये हर तबके के साथ ऐसा हो रहा है। यानी हम इलेक्शंस के दौरान में आके जो है वो इमोशनल हो जाते हैं, और हम लोगों को ये लगता है कि शायद पूरे 6 साल तक हमारा जो हमारा इलाका रहा है, हमारी कौम रही है, वो कभी खतरे में नहीं थी, लेकिन इलेक्शन के दौरान पता नहीं ऐसा क्या हो जाता है कि कौमें खतरे में हो जाती हैं। लेकिन वो कौम जो जिसकी तालीम को आपने स्टेक पे रख दिया, जिसकी सेहत को आपने स्टेक पे रख दिया, जिसकी बाकी बुनियादी सहूलियात को आपने स्टेक पे रख दिया, वो कौम पहले से ही खतरे में है। आप और कितनी खतरे में होगी इलेक्शंस की वजह से? यानी खतरे में तो आपने डाल दिया ना उन्हें पहले। यस। मुझे तो लगता है इन्होंने खतरे में डाल दिया। खतरे में तो डाला हुआ है।
अब ये सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा, दोनों से मैं बारी बारी में पूछना चाहूंगा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये जानबूझ के किया हुआ कदम है, ये जानबूझ करके फैसला है कि इन लोगों को जितना पसमानदा रखा जाए, जितना इनको अनपढ़ रखा जाए, जिनको इनको दूर मेन स्ट्रीम से दूर रखा जाए, इतना इन सियासी लीडरों के लिए फायदेमंद है। नहीं तो आप जैसे लोग जब सवाल उठाएंगे, आप जैसे लोग जैसे उंगलियां उठाएंगे, आप जैसे लोग जब इनको गिरेबान से पकड़ के अकाउंटेबल ठहराएंगे, तो इनके लिए इनके पॉलिटिकल कैरियर मुश्किल में आने वाले होंगे। बिल्कुल क्या अयाज लगता भाई, है? आपने जो बात बोली ये बिल्कुल रियलिटी है। और देखो, जो आपने ये चीज बोली कि इनको कटखड़े में खड़ा क्यों नहीं करते, इन्होंने ऐसा इमोशनल ब्लैकमेल करना कौम को शुरू किया, इस तरीके हम्म, से कौम को ब्लैकमेल करना शुरू किया हुआ है कि जब इलेक्शन आता है तो मैं एज अ ट्राइबल एक्टिविस्ट आपको मैं ये चीज बोलूं कि जो गुज्जर बिल्कुल कम्युनिटी है हमारी बहुत सादा है, बहुत सादा बिल्कुल। रियलिटी में। आप देखोगे सावनी साइड में और पीछे हम्म, अपना ये आ गया इस साइड में नूरी शम से जो ये इलाका पीछे पड़ता है, वहां के लोगों को भी कोई फैसिलिटी नहीं है, वहां पे भी रोड नहीं है दूर दूर लोगों को। और वहां पे तो बिल्कुल। गुज्जर कम्युनिटी के लोग कम रहते हैं और पहाड़ी कम्युनिटी के ज्यादा रहते हैं। लेकिन सिर्फ जी। फर्क इतना है, इन्होंने अपने हिसाब से वही इस्तेमाल किया हुआ है उन पे भी और वही इस्तेमाल किया हुआ गुज्जर कम्युनिटी पे भी स्कीम। बिल्कुल। लेकिन सिर्फ ये है कि वो लोग वहां से निकल के, उनके पास इनकम सोर्स था, उनके पास ऐसे थे, बाहर निकल के माड़ा साइड के लोग रजौरी जाके सेटल हो गए, कम से कम उन्होंने अपनी एक जो है अपना निजाम एजुकेशन की तरफ जाना शुरू किया और वो लोग थोड़े से अवेयर हो गए। अब इन्होंने एक बिल्कुल। ऐसा सिस्टम बना के रखा हुआ है कि जो जिस जिस तक ये काम पहुंचाते हैं वो इनके कुछ चंद मतलब वर्कर होते हैं। मैं तो लीडर, बिल्कुल। मैं अकॉर्डिंग टू मी मैं तो लीडर नहीं बोल सकता, क्योंकि लीडर और पॉलिटिशियन में अकॉर्डिंग टू मी बहुत फर्क होता है। हमारी कम्युनिटी में बिल्कुल। पॉलिटिशियन ज्यादा है और लीडर कोई भी नहीं है। एज अ पॉलिटिशियन बिल्कुल। इन्होंने लोगों को इमोशनल ब्लैकमेल शुरू करना शुरू किया, यहाँ तक कि जब वोटिंग का टाइम आता है तो ये अपने कहीं ना कहीं एक पार्टी नहीं, वो पीडीपी हो, वो एनसी हो, वो कांग्रेस हो, कोई भी हो, बिल्कुल। तो वो बोलेंगे हमें पीर और मुर्शिद के नाम पे अगर वोट नहीं दिया जाएगा तो मतलब लोगों के माइंड में माइंड सेट ऐसा बन चुका है कि अगर हम इनको वोट नहीं देंगे तो शायद हम पे मतलब क्या बीत जाएगी, पता नहीं हम किस जहन्नम में उतर जाएंगे यार अगर हमने इनको वोट नहीं दिए। क्योंकि क्योंकि ये कम्युनिटी जो है ये अल्लाह पे भरोसा रखने वाली कम्युनिटी है, ये बहुत सादा तबीयत लोग होते हैं। इनको अल्लाह के कल किसी लाए पे मैं एक बंदे को लिया था, तो वो बोलने लगा कि हमारा अल्लाह के बिना कोई भी नहीं है इस दुनिया में, ऊपर अल्लाह ताला और नीचे बेशक। हिल काका के लोग हैं, उनको किसी पे कोई तवक्का ही नहीं है। और वो सोचते हैं हमें इससे पहले भी नहीं दिया, इससे बाद भी नहीं दिया, कम से कम वो एक अकीदत जो रखते हैं उसके हम्म, अकॉर्डिंग वो सोचते हैं कि चलो हम इनको देंगे, और इमोशनल ब्लैकमेल करके वोट लेना। और फिर इन्होंने ठेकेदारी निजाम रखा होता है कि आगे चंद कुछ वर्कर रखे होते हैं। और देखो हम्म, आपने जो चीज बोली है, मतलब ये बहुत मुझे कहीं ना कहीं बहुत दर्द देती है कि वो लोग कैसे आवाज उठाएंगे। उन लोगों पे इतना सितम किया जाता है एज अ पॉलिटिकल पार्टियों की तरफ से हम्म, कि अगर मैंने आपको वोट नहीं दिया हुआ, मान लो मैंने आपको वोट नहीं हम्म, दिया हुआ, तो हम्म, मेरे घर वालों को, मेरे खानदान को, और तो ये कुछ नहीं कर सकते, कहीं ना कहीं आपस में इधर उधर से झगड़ा करा के और उस पे एफआईआर लगवा देंगे। हजारों बिल्कुल। एफआईआर ऐसे सुप्रीम कोर्ट में मैं बता सकता हूँ जो कि बिल्कुल मतलब फेक एफआईआर लगाई हुई हैं। और हम्म, सादा लोग हैं वो कुछ और कर सकते नहीं है, किसी तक आवाज अपनी उठा सकते नहीं है। मीडिया, सोशल मीडिया का इस्तेमाल आज की डेट में इस जेडीसी इलेक्शन में मुझे लगता है अब 2 3 4 साल से सोशल मीडिया का सही तरीके से एज अ लीडर भी हम्म, इस्तेमाल करते हैं। और कुछ लीडरों को तो आज तक पॉलिटिशियनों को सोशल मीडिया का भी पता ही नहीं है, और कुछ बिल्कुल। लोग ऐसे हैं जो आजकल सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। और वो लोगों हम्म, को मीडिया या सोशल मीडिया या वो किस तरीके से अपनी आवाज उठाएं उनका कोई भी नहीं है जो उनकी आवाज बनता है, तो ये उनको डराते हैं, धमकाते हैं। और कुछ चंद वर्कर इन्होंने रखे होते हैं जो पहले तो झगड़ाते हैं उनको आपस में, फिर दोनों पार्टियों से पैसा लेते हैं और वो पुलिस स्टेशन के बाहर, बिल्कुल पुलिस स्टेशन के गेट के बाहर खड़े होते हैं। पहले एक पार्टी आती है, उससे भी 50,000 रुपया ले लिया, 10,000 हम्म, 20,000 रुपया ले लिया, उसको बोला तेरा फैसला तो हम कर देंगे। और दूसरा पार्टी गई और दूसरी पार्टी से भी पैसे पकड़ लेते हैं और बोलते हैं कि तेरा फैसला कर देंगे हम, एफआईआर लगवा दी और उनको धकेल दिया गया आगे। तो जब वो 1 2 4 मंथ उस केस में लगते हैं, जो उनके पास अपने तो पैसे होते नहीं, माल मवेशी बेच के, तो फिर वो सोचते हैं कि हम्म, भाई ये हमारी जान बख्श दे, हमारी डेवलपमेंट
बिल्कुल भी ना करें, लेकिन कम से कम हमें ये राहत की सांस लेने दें। तो वो उस मतलब एक दबाव में, एक पॉलिटिकली प्रेशर में आके ये होता है। फिर अगर कोई इनके पास सिफारिश लेके जाता है कि भाई हमारा ये ऐसा मसला है, एफआईआर लगी हुई है, या हम पे मतलब ऐसा सितम कर रहा है, कोई गरीब जाता है तो उस वो कहता है कि हमें भाई हमारी हेल्प की जाए, तो अयाज भाई उसको मतलब लेटर निकालते हैं, चिट्ठी निकालते हैं उसी बंदे के नाम, जो बंदा झगड़ा करा रहा होता है। ये मैं प्रैक्टिकली बात बता रहा हूँ। एक बंदा, क्योंकि मैं बहुत छोटा हूँ और किसी लीडर को इतना वो होता नहीं है कि किसी बच्चे को या किसी को मतलब ये उस निगाह से तो देखते नहीं है, इनका कुछ अपने होते हैं जिनको वो परफॉर्मेंस देते हैं। तो मैं किसी बंदे के साथ गया, मुझे आज भी याद है कि कोई ऐसा ही मसला जमीन का था या कैसा था, हिलका का साइड का। तो वो मैं सुरनकोट में था, मैं यूनिवर्सिटी से वापस आया, वो बंदे मुझे लेके गया कि ऐसे ऐसे चलना है हमारा, ये मसला है, आप मेरे साथ चलो। मैंने बोला ठीक है मैं चला जाता हूँ। अब मैं वहां पे पहुंचा तो उन्होंने बोला कि हाँ भाई ये तो हमने चिट्ठी दे दी हुई है, आपका ये फैसला कर लेंगे। तो उन्होंने बोला आपने चिट्ठी किसके नाम निकाली, तो उन्होंने बोला कि भाई फलां बंदे के नाम निकाली। तो वो बंदा वहां से जब बाहर आया तो कसम से रोने लग गया, कि बोलने लगा कि जिस बंदे के नाम उन्होंने चिट्ठी निकाली है यही तो हमारा बेड़ा गर्क कर रहा है, अब हम किसके पास जाएंगे, अब हमारी कौन बातें सुनेगा। और ऊपर से एफआईआर तो उनकी दर्ज होती नहीं, जो बेचारा इस सिचुएशन में होता है उनकी एफआईआर तो दर्ज कोई करता ही नहीं है। फोन आ जाता है भाई कि इसकी एफआईआर दर्ज भी नहीं होती है। और इस दबाव में आके वो अपनी आवाज दब जाती है, और आवाज दबाने के लिए इन्होंने हजार कोशिशें करते हैं ये लोग, किसी तरीके के इस कौम की आवाज ना उठे। जो आपने बोला था कि वो लोग इनको क्यों नहीं पूछते, वो इसलिए नहीं पूछते, वो इन लोगों ने इस तरीके से टार्चर करके, मतलब इमोशनली टार्चर करके कम्युनिटी को रखा हुआ है। जी मारूफ भाई, मुझे बताएं कि बहुत सारी तंजीमें गुजर बकरवाल के नाम से बनी हैं, यस है ना? उनका कितना अहम रोल इसमें रहता रहा है? और एक सर, सवाल आज से और। पहले तो हम्म, कोई भी तंजीम में मेरे हिसाब से डॉक्टर जावेद साहब के अलावा किसी ने इतना सामने आके काम नहीं किया। उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है इस कौम के लिए। तो सबसे पहले सर मैं आपके पहले सवाल पे आता हूँ कि जो आपने अकाउंटेबिलिटी की बात की थी, जवाबदेही की, बिल्कुल तो सर। सर उसके लिए सबसे जरूरी जो चीज़ है वो अवेयरनेस थी। और हमारी जो ये गुज्जर कौम है, इसमें एजुकेशन में जो हमारी फर्स्ट जनरेशन है ये एजुकेशन में आई है। इससे पहले बिल्कुल। हमारे पढ़े लिखे आपको 0 पॉइंट समथिंग मिलेंगे। तो फर्स्ट जनरेशन है जो एजुकेशन में आई, और इंशाल्लाह आप अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हैं, आप 1 साल या 2 साल के नहीं, आप इनसे 40 साल का हिसाब लेना हमने, और ये एक एक रुपए का हिसाब दें, क्योंकि इन्होंने हमारा खून खाया। ये अगर इन्होंने कोई छोटी मोटी रोड या कहीं पे कुछ काम दिया है तो वो उसका एहसान कर रहे हैं लोगों पे, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि वो तो हमारे टैक्स का पैसा है सर। वो हम बिल्कुल। अपने चाय पत्ती साबुन से जितने भी खरीदते हैं उसका बिल्कुल। टैक्स का पैसा दे के वही हम पे खर्च किया जा रहा है, वो ये हम पे एहसान नहीं कर रहे हैं। तो इन बिल्कुल। चीजों का इनसे हिसाब लेंगे, और वो जो जवाबदेही की बात है वो इंशाल्लाह अब बच्चा बच्चा इनसे जवाब देने के लिए तैयार है, इनसे हिसाब लेने के लिए। और इनका बजट है जो, उसका हिसाब हम जरूर, आपने पहले भी स्टार्टिंग में कहा था कि मैं चाहता हूँ कि लाइव आए आपके सामने, आप इनको लाइव पे रखें और 2-4 ऐसे यूथ में से किसी को लें और आप सामने बिठाएं और इनसे क्वेश्चन करेंगे जब, आप यकीन माने या तो ये मीटिंग छोड़ के भाग जाएंगे या इनके पास कोई जवाब नहीं होगा। इनके मैं आपको इतना बता दूं कि मेरे मेरे साथ लाइव बहुत कम लोग आते हैं बहुत कम इसलिए आते हैं तो मैंने बड़ी बार कोशिश सर। की कि मैंने इन लोगों में इतनी इतनी हिम्मत नहीं है। अगर इसी, मैं कहीं बाहर की बात नहीं करता, अगर मड़ोट की सरजमीन से कोई नौजवान उठ के इनको सवाल करे ना, या तो ये सीधा उसको एफआईआर की धमकी देते हैं, या तो ये इस तरीके की धमकी देते हैं कि भाई तेरा बाप गरीब है, वो तुझे मांग के मजदूरी करके पढ़ा रहा है, तो तू उसकी जो की कतरी है वो खुद डाल रहा है। इस तरीके की धमकियां हैं। मतलब मैं पहली बार मैं यूनिवर्सिटी से जो थोड़ी बड़ी एक्टिविज्म मैंने सीखी तो 3-4-5 साल में, वहां पे आके मैंने इस बार सच में शाहनवाज साहब को बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, और वो यकीन है वो हमारे जो उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरेंगे। तो उसके बाद जब मैंने उनको सपोर्ट करना शुरू किया तो इस तरीके की थ्रेट आ रही थी कि कई दिन तक मेरे वाल साहब खाना नहीं खा रहे थे कि मैंने तुझ पे इतनी मेहनत की है, इतना कुछ किया, मजदूरी करके तुझे पढ़ाया, तो तेरा कैरियर दाव पे जा रहा है। हालांकि कुछ नहीं था ऐसा, ये हमारा राइट है। हम अगर हमें किसी को सपोर्ट करने का राइट है तो उसको अपोज करने का भी उतना ही राइट है। तो बिल्कुल है। फिर अगर कोई बाहर से कभी किसी तरह के थ्रेट आ रहे थे, कभी कुछ, कभी डंडे लेके आ जाते थे मारने के लिए, लेकिन हुआ कुछ नहीं है, अल्लाह के फजल मैं अभी भी सेफ हूँ। लेकिन ये है कि वो एक रोकने का इनका एक तरीका जो है वो बहुत पुराना, वो अभी भी चल रहा है कि कोई सामने ना आए। हमारे जैसा इनका पुराना सिस्टम था कि बस चुपचाप आए, बस हमारी लेतरियां काटे, हमारे घास काटे, और जो हम बोल रहे हैं ऐसा करते रहे तो वो ठीक है। लेकिन अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा। यूथ जो है वो जागी। मैं आपके चैनल के माध्यम से खासकर हिल काका के लिए जो कहना चाहता था वो यही था कि मैं सबसे पहले तो शाहनवाज साहब को ये कहना चाहता हूँ कि वो एक दौरा करें वहाँ पे,
मैं डीसी साहब से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ वो वहां पे जाएं। मुमकिन है सर, ये मुश्किल नामुमकिन नहीं है, मुश्किल है, लेकिन हम वहां पे इनके लिए घोड़ों का अरेंजमेंट करेंगे। मुझे पता है ये लोग पैदल नहीं चल सकते, और जितनी भी हायर अथॉरिटीज हैं वो वहां पे जाके वहां पे उन लोगों को पूछें, देखें। फिर वो इतने मासूम लोग हैं कि फिर भी वो कोई शिकायत नहीं करेंगे। वो सबसे पहले इनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करेंगे, मेहमान नवाजी करेंगे, फिर खुद इनकी ये हालत देखें। आपने जैसे वो मकानों की बात की है, IAY या PMAY की, तो वो कैसे वो बना पाएंगे? अभी वो कच्चे मकानों में उसी वजह से रह रहे हैं। सबसे पहले उनको रोड कनेक्टिविटी दी जाए और बिजली दी जाए। आप सबसे पहले जो लीडर बोले वहाँ शानवाज साहब बोले एक मोबाइल टावर के लिए जो नेटवर्क की बात उन्होंने की है, तो उससे पहले किसी लीडर ने ये नहीं कहा कि उनको नेटवर्क भी चाहिए, वो भी इंसान है। इनके बच्चे अगर एक दिन कहीं रात को लेट हो या 2 घंटे अपनी गाड़ियों में अगर लेट हो जाते हैं तो इनकी जान निकलने पे आ जाती है। तो उनके बच्चे जिनके पास ना फोन चार्जिंग का कोई सिस्टम है ना नेटवर्क है, जिनके बच्चे बाहर मजदूरी पे या पढ़ने के लिए जा रहे हैं, तो उनको 10-10 दिन तक उनके कॉन्टेक्ट ही नहीं होते हैं। तो इसलिए इनको सोचना चाहिए, जैसे ये इंसान है वैसे अल्लाह की नजर में तो सब बराबर है। इनको इसका बहुत कड़वा हिसाब देना पड़ेगा। मैं ये कहता हूँ किसी को मीठी 2 बातें करके घर से भेज देना, ये लीडरशिप ये नहीं होती। लीडरशिप की बड़ी लंबी डेफिनेशन है, शायद इनको अभी पता नहीं है। तो एक खुद अपने आप को लीडर माने और इनका साहब इनसे जरूर इंशाल्लाह अकाउंटेबिलिटी की आपने बात की है। हम 6 महीने से इनके जवाब के लिए बैठे हुए हैं, ये हमें जवाब देने के लिए तैयार नहीं। हमने इनसे बजट का हिसाब भी मांगा, इनमें से किसी का मुंह नहीं खुला कि ये बजट का हमें हिसाब दे। तो यही है कि आप वहाँ इनका जाना जो है वो बहुत जरूरी है। जो भी लीडर हैं वो वहाँ पे जाके दौरा करें, उन लोगों को देखें कि उनकी हालत क्या है, सबसे जरूरी है। आखिरी एक 2 लाइनों में मैं चाहूंगा कि आप एक ब्रीफ कर दें इस पूरे मसले को, कुछ कहना देखो याज भाई, जब मैं मतलब रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से, LG साहब से, कि कम से कम आज जो आपकी सरकार यहाँ पे है, सेंटर में है, LG साहब बैठे हुए हैं, तो कम से कम इन लोगों के लिए एक नेटवर्क का तो अरेंज किया जाए कि एक नेटवर्क तो इनको हो। इनकी एजुकेशन सिस्टम, कम से कम एजुकेशन सिस्टम जो स्कूल वहाँ पे मिडिल स्कूल है वहाँ पे उसकी कंडीशन तो ठीक हो कि बच्चे कम से कम वहाँ पे पढ़ पाए। 6 महीने तो कोई वहाँ पे जाता ही नहीं है। 6 महीने में से अब मतलब स्कूल की इतनी बुरी कंडीशन है, हेल्थ की इतनी बुरी कंडीशन है कि कम से कम अगर डिस्पेंसरी हो वहाँ पे, एक डिस्पेंसरी हो, लोग वहाँ पे कम से कम उनकी जानें तो बच सकती हैं। वो अपनी जान की कुर्बानी देने से तो जिस जो वो ये बोल रहे हैं कि हमने अपने खून से सींचा है वतन को, लेकिन मुझे लगता है कि हिल काका वाले लोगों ने स्टार्टिंग से आज तक कुर्बानी देते आए हैं। उनका कम से कम उनका अजाला तो उनको मिलना चाहिए ना। जैसे इलेक्शन इन्होंने बोला कि हम घोड़े भी देंगे, ये इलेक्शन से पहले जैसे जाते हैं, काश अगर इलेक्शन जीतने के बाद भी ये ऐसे जाएं तो इनको फ्री के घोड़े दिए जाए वहां पे, लेकिन कोई नहीं जाता वहां पे। उनकी हालत तो जाके देखें ग्राउंड पे कि वो है, रियलिटी क्या है। बिल्कुल सर, एक बार जाना सबका जरूरी है जी, एक बार सबको जाना चाहिए। हमारे DDC के जितने भी कैंडिडेट हैं, DDC के चेयरपर्सन हैं, उनको जाना चाहिए वहां पे। जितना भी हमसे हो पाया हम इनके साथ चलेंगे। इनका रहने का जो है वो हमारे जो है वो हम करेंगे, लेकिन इनको एक बार वहां जाके उन लोगों की हालत को देखना चाहिए कि वो इस 2021 में भी किस हालत में जी रहे हैं। बिल्कुल। ये एक बड़ी ही दर्दनाक कहानी है। खुद में एक जो है वो कहते हैं ना कि आंखों में आंसू आ जाते हैं जब इस तरह के हालात देखते हैं, क्योंकि वो लोग जो शहरों में रहते हैं, वो लोग जो करीबन अच्छे गाँव में रहते हैं, वो लोग इस बात को शायद ना समझ पाए कि उस वहाँ के लोगों को कितनी ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बात सिर्फ इतना नहीं है, बात यहाँ तक भी है कि उनको उनकी वो तमाम जो बुनियादी सहूलियात जो जो उनका हक है वो उनको फराहम नहीं हो रहा है। सियासत हुई, हमेशा से वादे हुए, दावे हुए, लेकिन ग्राउंड पर कुछ भी नहीं मिला। ये बदकिस्मती भी है, लेकिन आवाम अब जागरूक हो रही है, आवाम के अंदर ये शऊर पैदा हो रहा है, वो सवाल करने की उसमें ताकत आ रही है, वो गिरबान को पकड़ना भी जानती है, वो अकाउंटेबल ठहराना भी जानती है। और अब वो अब जो है वो टाइम आ चुका है कि ये लोग जो है वो सिर्फ वादे और दावों पर ये कहने जो है ना करें और ये ना समझें कि हाँ यहाँ का वोट तो हमारी जेब में है, क्योंकि अक्सर यही सुनने में मिलता है कि यहाँ का तो वोट कहीं नहीं जाएगा, ये वोट हमारी जेब में है और हमारी जेब में ही रहेगा। इसलिए इन बातों सबसे बुरी बात जो मुझे लगती है, सॉरी मैं डिस्टर्ब किया आपको, तो सबसे सर ये हमें अपना मतलब मेरे हिसाब से ये अपना पेट समझ रहे हैं। हमें किसी भी कम्युनिटी को या किसी को अपना पालतू नहीं समझना चाहिए कि जहां हम इशारा करेंगे ये उस तरफ जाएंगे। हर इंसान को जीने का हक है। सवाल तो अब यही बनता है ना
क्यों? क्योंकि जब तक अवाम को ये अवाम ना समझ करके उनको सिंपल वोट समझेंगे और फिर वो वोट इनकी जेब में रहेगा, तब तक इसी तरह के हालात रहेंगे। अवाम को जब तक अपने वोट की ताकत को समझना चाहिए। अवाम को ये समझना ही चाहिए कि उनकी प्रायोरिटीज क्या है, बच्चों की तालीम कितनी जरूरी है, अपनी सेहत कितनी जरूरी है, सड़क, पानी, बिजली कितनी जरूरत है और ये किस तरह से बनेगी। इस तरह का रास्तों को जो किस तरह से कौन सा रास्ता अपनाने के बाद ये सारी चीजें मिलेगी, ये चीजें जब अवाम के अंदर शऊर पैदा हो जाएगा और आप जैसे लोग, मुतहरिक लोग जो बार बार अपने अवाम के लिए जो है वो आगे बात करते रहे हैं, उनको जागरूक करते रहेंगे, उनको अवेयर करते रहेंगे, तो मुझे उम्मीद है कि आने वाले वक्त के अंदर ये तमाम जो है इलाका जात है, ये फिर भी जो है तरक्की की राह में गामजन हो जाएंगे। मैं आप दोनों हजरात का, ज़हूर अहमद कसाना और मारूफ फानी, आप लोगों को दोनों का जो है वो एक बार फिर से मैं जो है वो शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने अपने जो है वो तासुरात जो है हमारे साथ साझा किए और हिल काका जैसे इलाके के बारे में वो तमाम बातें जो अक्सर लोगों को नहीं पता होती हैं, और खासकर मुझे लगता है कि 2004 के बाद जो हिल काका का जो ऑपरेशन हुआ था, उसके बाद से उसके बारे में ज्यादा चर्चा नहीं सुनी गई। उनके वहां के लोगों के बारे में कितनी जो है वो किस तकलीफ दर्द में रहते हैं, ये लोगों को ज्यादा इसके बारे में पता नहीं था। जो अगर पता भी था तो ज्यादा से ज्यादा जो गिद्दो नवा के इलाके थे उन तक ये बात पता थी, लेकिन आज बहुत सारे लोगों को इसके बारे में भी जानकारी हो गई होगी। उनके दर्द और तकलीफ को वो जो है वो समझ रहे होंगे कि किस हालत में रहते हैं। हम ये समझ सकते हैं कि हम अगर 2 या 4 दिन कहीं विदाउट नेटवर्क कनेक्टिविटी या रोड कनेक्टिविटी के रह जाए तो हमारी क्या हालत होगी, तो वो लोग जो सदियों से वहां रहते हैं तो वहां पर कितना मुश्किल होता होगा उन लोगों के लिए। तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए तमाम एडमिनिस्ट्रेशन को, तमाम लीडरान को जो सिर्फ हमेशा से वादे और दावे करते रहे हैं, उनसे ये गुजारिश करता हूं कि वो एक बार हिल काका के लोगों की परेशानी को समझने के लिए वहां पर जाएं, वहां के लोगों से बात करें, वहां के लोगों की मुश्किलातों को समझें और उनको इजाला करने की कोशिश करें। आज दोनों का शुक्रिया अदा करते हुए एक बार फिर से मैं जो है वो ये तमाम लोगों को जो है हमारे सुनने वाले, देखने वाले जो हैं, उन लोगों से इजाज़त चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम आप लोगों को पसंद आया होगा। कांगड़ी.com पर आप लोगों को आप जो है वो इस तरह के प्रोग्राम जो है वो हम मुनक्कद कर रहे हैं, ऑर्गेनाइज़ करते हैं, ताकि वो इलाके जो बिल्कुल कटे-पटे लोग हैं, जिन लोगों के साथ जो है वो जो मेन स्ट्रीम में बिल्कुल भी जिनकी कोई सुनवाई नहीं है, हम उन लोगों की बात जो है अपने प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए रख रहे हैं। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आज के प्रोग्राम के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अगले एपिसोड में दोबारा आप लोगों के सामने हाज़िर होऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़।